ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शू और हमारे मेल लीड जीचन के साथ होती है। शू यहाँ पर जीचन से मिलती है और उसे इस बारे में बताने लगती है कि तुम्हारी वाइफ और मेरे हस्बैंड के बीच में अफेयर चल रहा है और वो दोनों काफ़ी लंबे टाइम से साथ है। तो ये सुनकर जीचन कहता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तो शू से रोकती है और कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है। जीचन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और तुम मेरी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। तो एक हस्बैंड होने के नाते बिना सच को पता लगाए मुझे अपनी वाइफ पर शक नहीं करना चाहिए। तो शू बताती है कि मेरे पास प्रूफ है, तो क्या तुम देखने की हिम्मत रखोगे। तो इस पर जीचन मान जाता है और शू फिर उसे अपने हस्बैंड और उसकी वाइफ के सारे मैसेज का फोटोज दिखाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शू को ये सब पता कैसे चला। फिर हमें 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। शू अपनी योगा क्लास के लिए गई होती है और वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे सब बता रही होती है कि उसके हस्बैंड और उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, पर अभी तक दोनों के बीच में कोई भी क्लोज रिलेशन नहीं है। शू बताती है कि एक्चुअली जब से उसकी चैन के साथ शादी हुई है तो पहले तो वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया था और फिर वहाँ से आने के बाद वो हमेशा ही काम में बिजी रहता है। तो ये सब सुनने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो लगता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है वो गे है या फिर उसकी लाइफ में कोई और ही है। शू भी फिर इस बारे में सोच रही होती है और तभी यहाँ पर जो उसकी ट्रेनर है वो सभी को योगा करवाने में हेल्प कर रही होती है। फिर क्लास के बाद शू जब अपनी फ्रेंड मिया के साथ निकल रही होती है तो मिया से कहने लगती है कि ट्रेनर लिन की जो परफ्यूम है वो कितनी ज़्यादा स्पेशल है ना, ऐसी परफ्यूम सिर्फ वही लगाती है और तुम्हें पता है वो मिस्टर जीचन की वाइफ है। तो शू कहती है कि ये जीचन कौन है। तो मिया बताती है कि तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ही जीनियस डॉक्टर है जिसका कुछ साल पहले एक बहुत ही बड़ा मेडिकल डिस्प्यूट हुआ था और किसी बंदे ने उसे जहर देकर मारने की भी कोशिश किया था और मिस्टर जीचन तो मरते मरते बचे थे और ये न्यूज़ उस टाइम पे बहुत ही बड़ी थी और पूरे 1 महीने तक ट्रेंडिंग पर थी। और तुम्हें पता है, और फिर मिस्टर जीचन ने अपना डॉक्टर का काम छोड़ दिया और वो एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी में अब प्रोफेसर है। और तुम्हें पता है मेरी कजिन भी उसकी स्टूडेंट है तो वो उसकी तारीफ करती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि शू अपनी फ्रेंड के साथ लिफ्ट से जा रही होती है और दूसरी वाली से जीचन आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शू घर पे खाना बनाकर अपने हस्बैंड चैन का इंतजार कर रही होती है और वो बैठे बैठे सो जाती है और देखती है कि खाना भी इतना ठंडा हो गया और अभी तक वो आया नहीं है। तो फिर वो तुरंत ही उसे कॉल लगाती है। तो फिर चैन उसे बताता है कि वो अभी काम में काफ़ी बिजी है तो वो लेट घर आएगा। और हम देखते हैं कि वो तो यहाँ लिन को पिक करने गया होता है और जल्दी से शू का फ़ोन कट कर देता है। तभी शू देख रही होती है कि कितनी बारिश भी हो रही है तो फिर वो उसकी कंपनी चली जाती है उसे पिक करने के लिए। और जब वो कंपनी पहुंचती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ तो ऑलरेडी जा चुके हैं और मिस्टर चैन तो 8 बजे ही निकल गए थे। तो शू को पता लग जाता है कि चैन ने उसे झूठ बोला था कि वो काम कर रहा है। फिर शू जब टैक्सी से जा रही होती है तो वो अपनी फ्रेंड की बात याद कर रही होती है कि पक्का उसकी लाइफ में कोई और है। और तभी वो एक कार को देखकर पहचानती है कि ये तो उसके हस्बैंड चैन की कार है। चैन कार में उसी लड़की लिन को किस करने में बिजी होता है पर शू देख भी नहीं पाती क्योंकि कांच पूरा बंद होता है। और यहाँ तभी बीच में एक और कार आ जाती है जिसमें जीचन बैठा होता है। शू और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शू जीचन को देखते ही पहचानती है कि यही ट्रेनर लिन का हस्बैंड डॉक्टर जीचन है। शू नोटिस करती है कि उसने हियरिंग एड पहना हुआ है। फिर यहाँ पर जीचन की कार चली जाती है और शू देखती है कि यहाँ पर चैन की कार भी नहीं है तो सोचती है कि शायद वो ज़्यादा सोच रही थी। फिर इसके बाद जब चैन घर पे आ जाता है तो वो शावर ले रहा होता है और शू यहाँ बुक पढ़ते हुए अपनी फ्रेंड मिया की बात याद कर रही होती है जो उसने इसे सिखाई है कि उसे अपने हस्बैंड के क्लोज होने की खुद कोशिश करनी चाहिए और जल्दी से एक बेबी भी करने का ट्राई करना चाहिए। तो शू इसी बारे में सोचते हुए यहाँ पर चैन को सेड्यूस करने बाथरूम में आ जाती है और वो उसे हक करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो हमेशा काम में बिजी रहता है तो उन लोग को एक साथ कुछ टाइम तो निकालना चाहिए। पर चैन उसे दूर कर देता है और कहता है कि मैं आज काफ़ी थका हुआ हूँ तो तुम अभी जल्दी सो जाओ, मुझे भी सोना है। और ऐसा बोलते हुए शू को अपने आप से दूर कर देता है। तो फिर शू यहाँ बाथरूम से बाहर निकलती है और फिर वो चैन के कोट को उठाकर जब रखने जा रही होती है तो उसकी परफ्यूम की स्मेल सुनकर वो याद करती है कि उसकी जो योगा क्लास की ट्रेनर है लिन वो भी सेम यही परफ्यूम लगाती है जो कि सब में बहुत ही डिफरेंट परफ्यूम है। उसे शक हो जाता है तो वो जल्दी से उसका फ़ोन चेक करती है और तभी वो लिन और उसके मैसेजेस पढ़ लेती है और उसका शक कंफर्म हो जाता है कि वो जिसके साथ अफेयर चला रहा है वो उसकी योगा ट्रेनर लिन ही है। तो शू जल्दी से अपने फ़ोन से उस मैसेजेस के फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है और फिर चैन के बाथरूम से बाहर निकलने से पहले उसके फ़ोन को उसके कोट में डाल के जल्दी से रख देती है। और उसके बाद फिर वो बाहर आकर अपनी फ्रेंड मिया को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बताई थी ना कि तुम्हारी जो कज़िन है वो उस डॉक्टर जीचन की स्टूडेंट है। मिया कहती है कि हाँ। तो शू कहती है कि मुझे डॉक्टर जीचन का नंबर चाहिए। तो इस तरीके से फ्लैशबैक खत्म होता है और शू यहाँ पर जीचन से मिलने पहुंची होती है और वो जीचन से कह रही होती है कि मैं जो भी कह रही हूँ वो सब सच है और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो तो तुम इस बारे में पता लगवा सकते हो। तो जीचन कहता है कि मैं पता लगाऊंगा। तो ठीक है, अभी मुझे चलना है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। शू कहती है कि मैं बिल पे कर देती हूँ पर तभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। शू कहती है कि ठीक है, अभी तुम्हें काम होगा ना तो तुम जा सकते हो।
और फिर वो वेट्रेस को बुलाती है और कहती है प्लीज़ मेरे लिए एक चार्जर अरेंज कर दो, फिर मैं बिल पे कर दूंगी। तभी जीचिंग अपने असिस्टेंट को आवाज देता है और असिस्टेंट फिर बिल पे करने चला जाता है। शू इस बारे में जीचिंग से कहती है कि मैंने जिस नंबर से आपको कांटेक्ट करी थी क्या मैं उसे वीचैट पे ऐड कर सकती हूँ, ताकि फिर जब मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा तो मैं आपको पैसे पे कर दूंगी, फिर आप चाहो तो बाद में मेरी वीचैट आईडी डिलीट कर देना। तो जीचिंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, सिर्फ चाय ही थी। और वो जाते हुए फिर उसे कहता है कि देखो मुझे ये तो नहीं पता कि तुम अचानक से मुझे ये सब क्यों बताने के लिए आई हो। तुम शायद सोच रहे हो कि मैं भी ये सब में इन्वॉल्व हूँ तो इसमें हम दोनों साथ मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा पहले तुम ये पता करो कि तुम असल में क्या चाहती हो। अगर तुम अभी भी अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो तो उससे इस बारे में बात करो, और अगर तुम उसका धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो फिर तुम्हें अपने लिए जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट आउटकम निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सब बोलकर फिर जीचिंग वहाँ से चला जाता है और शू इस बारे में सोच रही होती है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम का मतलब है कि डिवोर्स। फिर शू भी यहाँ से निकल रही होती है, तभी वेट्रेस उसे चार्जर ला के देती है और बताती है कि ये मिस्टर जीचिंग के असिस्टेंट ने आपको देने के लिए बोला था। फिर शू तुरंत ही अपना फ़ोन चार्ज करती है और तभी उसे जीचिंग का मैसेज आता है। वो शू से बताता है कि ये उसका पर्सनल फ़ोन नंबर है और जिससे उसने पहले उसे कांटेक्ट करी थी वो असल में उसके असिस्टेंट का नंबर था। वो उसे ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी कर दूंगा, और हाँ अगर तुम्हें लॉयर चाहिए होगा तो भी तुम मुझे बता सकती हो। फिर शू बताती है कि उस दिन के बाद से उसने अपना वर्क शिफ्ट चेंज कर ली और दिन से अब वो नाइट शिफ्ट में काम करती है। तो जिस टाइम पर वो सुबह घर आती है उस टाइम पर उसका हस्बैंड चैन अपना काम पर चला जाता है, तो ऐसे अब वो दोनों ज़्यादा मिलते भी नहीं है। और शू को ये भी अंदाजा होता है कि जीचिंग ने भी अपनी वाइफ से इस बारे में कन्फ्रंट नहीं किया होगा। फिर हम देखते हैं कि शू हॉस्पिटल गई होती है अपनी मॉम के टेस्ट रिजल्ट की रिपोर्ट लेने के लिए, और वो उन्हें कॉल पर बता रही होती है कि मॉम डॉक्टर ने कहा है कि आपको बस टाइम पर मेडिसिन लेते रहना है और ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी है। फिर शू यहाँ से जाते हुए जीचिंग को देख लेती है जो कि अभी डॉक्टर को अपना कान दिखाने के लिए आया होता है। डॉक्टर उसका कान वगैरह चेक करके उससे आवाज़ करके पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इस पर चैन नहीं में इशारा कर रहा होता है। तो शू ये सब देख रही होती है, तभी इतने में चैन जब उससे देखने को करता है तो वो जल्दी से छुप जाती है। फिर शू यहाँ से निकलने वाली होती है, तभी इतने में वो आवाज़ सुनती है कि यहाँ पर लिन भी आई हुई है। वो और उसकी फ्रेंड आपस में शू के हस्बैंड चैन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लड़की लिन से कह रही होती है कि वो लड़का चैन तो तुम्हारे पीछे कितना ज़्यादा पागल है। लास्ट टाइम जब वो अपनी कार से तुम्हें पिक करने आया था तो हम सारे लोग देखते रह गए थे, और वैसे मैंने सुनी हो कि वो मैरिड भी है। तो लिन कहती है कि कितना भी मैरिड हो है तो वो मेरे पीछे ना, उसका उसकी वाइफ के साथ भी मेरे को नहीं लगता कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि महीने के 25-26 दिन तो वो मेरे साथ ही होता है। शू ये सब सुन रही होती है, उससे गुस्सा आ रही होती है, तो वो यहाँ से जाने वाली होती है। तभी शू सुनती है कि लिन की फ्रेंड उसके हस्बैंड जीचिंग के बारे में भी पूछ रही होती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारा वो डिसेबल हस्बैंड भी वापस आ चुका है, और वैसे अगर तुम्हारी फैमिली को पैसों की नीड ना होती तो तुम थोड़ी ना उस डिफेक्टिव मैन से शादी करती। हाँ माना वो पहले मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही बड़ा जीनियस था, उसका बहुत ही नाम था, लेकिन अब तो वो डिसेबल मैन है। तो सही है तुमने उसकी जगह एक यंग और हैंडसम मैन ढूंढ लियो। और सच में वो तुम्हारा हस्बैंड कितना ही बड़ा पागल है, तुमने उसे फिजिकल रिलेशन के लिए मना करी तो उसने तुम्हें सच में 2 साल से टच भी नहीं किया, लगता है उसके अंदर भी कोई कमी होगी। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हंस रही होती है। तो शू को ये सब सुनकर जीचिंग के लिए बुरा लगता है और वो यहाँ पर उसके रूम का डोर बंद कर लेती है और सोचती है कि वैसे भी मैं अगर नहीं भी बंद करती तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन अच्छी बात है उसके बारे में उसे ये सब नहीं सुनना चाहिए। तभी इतने में शू देखती है कि चैन यहाँ पर आकर लिन की फिक्र कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि बस मेरा पेट दर्द हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भी वो उसकी फिक्र करते हुए जल्दी से उसका रिपोर्ट चेक कर रहा होता है। शू ये देखती रह जाती है कि यहाँ पर वो उसकी कितनी केयर करने में लगा हुआ है, तो उसे समझ आ जाता है कि उसके हस्बैंड को केयर करना आता है, पर वो बस उसकी केयर नहीं करना चाहता। फिर वो अपनी वेडिंग रिंग को निकाल देती है और वहाँ से फिर वो रोते हुए चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फिर जीचिंग जब अपने असिस्टेंट के साथ कार से जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि बॉस जब आप अपना डॉक्टर से चेकअप करवाने गए थे तभी वो लड़की भी बाहर से आपको देख रही थी, वही जिसने आपको बताई थी कि आपकी वाइफ चीट कर रही है। और पता है आपकी वाइफ जब अपनी फ्रेंड के साथ आपकी बुराइयां कर रही थी तो ये सुनकर उसे भी अच्छा नहीं लगा था और उसने आपके ऑफिस का डोर जल्दी से बंद कर दी थी। वैसे तो आपकी हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से आपको कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन इससे ये पता लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है, पर बेचारी की लाइफ खराब हो गई, उसे इतना इररिस्पॉन्सिबल और अनरिलायबल हस्बैंड मिल गया। सच में उसने बहुत सफ़र करी है। और वो जीचिंग से भी कह रहा होता है कि बॉस अगर आप काम की वजह से इतना दूर बाहर नहीं गए होते तो शायद आपके साथ भी ये सब सिचुएशन ना होती। फिर नेक्स्ट डे शू का लंच टाइम होता है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे बातें करे जा रही होती है और तभी वो शू को अपसेट देखकर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या सोच रही हो। तो शू अपनी फ्रेंड मिया से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि डिवोर्स लेना क्या शर्म वाली बात है। मिया कहती है कि तुम अचानक से डिवोर्स की बात क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारी और चैन की फाइट हो गई। तो शू बताती है कि फाइट नहीं हुई है, उसने मुझे चीट किया
और जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है तुम वो लड़की को भी जानती हो, वो हमारी योगा क्लास की ट्रेनर लीन है। तो मिया कहती है कि यानी वो ये प्रोफेसर जीचंग की वाइफ। तो मिया ने उस दिन जो मुझसे प्रोफेसर जीचंग का नंबर मांगी थी तो वो इस वजह से मांगी थी। फिर मिया पूछती है कि वैसे अब तुम क्या करने का सोच रही हो। शू कहती है कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, उन दोनों को अपने सामने चीट करता हुआ देखकर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर अपनी मॉम के बारे में सोचकर मैं डिवोर्स नहीं लेने को सोच रही हूँ। मेरे डैड के मरने के बाद मेरी मॉम ने मुझे बस अकेले पाली है और उनकी मेरे लिए एक ही विश है कि मेरी एक हैप्पी मैरिज हो और मैं खुश रहूँ। तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि जब मैं उन्हें डिवोर्स का बताऊंगी तो उन्हें मेरी बहुत फिक्र होगी। तो मियाँ तुरंत ही फिर शू के पास बैठकर उसे कंफर्ट करने लगती है और कहती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतने टाइम से नाइट शिफ्ट क्यों कर रही थी और मुझे लग रहा था कि तुम कोई तो चीज़ से परेशान हो, पर मैं समझ ही नहीं पाई। फिर शू को इतने में अपने हस्बैंड चैन का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है कि वो उसे आज जल्दी पिक करने आ रहा है ताकि फिर वो लोग कंपनी की अरेंज की हुई एक डिनर पार्टी में साथ में चलेंगे। फिर इसके बाद शू चैन के साथ मिलकर हॉस्पिटल गई होती है अपनी मॉम के लिए मेडिसिन लेने को। और यहाँ पर फिर जब चैन को स्टाफ से पूछकर पता लग जाता है कि वो हेल्थ वाली मेडिसिन है तो फिर कार में आने के बाद वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि लगता है वो प्रेगनेंसी के लिए अपनी हेल्थ अच्छी बनाने की तैयारी करना चाह रही है कि अभी हमें अपना टाइम और एनर्जी अपने करियर पे फोकस करने में लगाना चाहिए और अभी तो हम बहुत ही यंग है तो हम फ्यूचर में बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। तो शू डायरेक्टली चैन से पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और ही है। तो चैन तो तुरंत ही डर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई कैसे हो सकता है। तो शू कहती है कि तुम नर्वस क्यों हो रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और फिर वो उसके हाथ नोटिस करके पूछता है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ पर है। तो शू कहती है कि मैं घर पे भूल गई। तब यहाँ पर चैन सोचता है कि आज वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रही है। फिर चैन ने शू को अपने साथ अपनी कलीग्स की इनवाइट की हुई डिनर पार्टी में लेकर गया होता है। यहाँ पर चैन अपने कलीग से पूछता है कि 2 सीट खाली क्यों है, क्या कोई और भी आने वाला है। तो उसका कलीग बताने लगता है कि अरे मुझे तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला, मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और साथ साथ वो ही हमारी कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन करना चाहता है। और फिर तभी यहाँ पार्टी में जीचंग अपनी वाइफ लिन को लेकर पहुँचता है तो सभी उसका प्रोफेसर जीचंग बोलते हुए अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर शू और जीचंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अपनी लास्ट मीटिंग याद कर रहे होते हैं। फिर सभी साथ में बैठते हैं और जीचंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है, उसके बारे में उन लोगों ने बहुत नाम सुने। और फिर चैन का कलीग उसे जीचंग से मिलवाने लगता है और जीचंग को बताता है कि ये असल में हमारी कंपनी का डायरेक्टर है। तो चैन तुरंत ही जीचंग को हेलो बोलते हुए उसे हैंडशेक के लिए हाथ आगे करता है, पर जीचंग उसे हैंडशेक नहीं करता और वो शू की रिंग नोटिस करता है कि उसने आज वेडिंग रिंग नहीं पहनी है। और फिर यहाँ पर चैन तुरंत ही बैठकर फिर उसे शू से मिलवाने लगता है कि ये मेरी वाइफ है। तो शू भी फिर जीचंग को प्रोफेसर जीचंग बोलते हुए हेलो करती है। तो जीचंग को आज पता लगता है कि यानी इसका नाम शू है। और फिर लिन भी यहाँ पर शू को हेलो कर रही होती है। तो शू कहती है कि हाँ कितना बड़ा कोइंसिडेंस है हम यहाँ मिल गए। और फिर लिन जीचंग को बताती है कि ये मेरी योगा क्लास की स्टूडेंट है। चैन शू से पूछ रहा होता है कि मिस लिन तुम्हारी योगा इंस्ट्रक्टर है और तुमने कभी उसे मेंशन नहीं करी। तो शू कहती है कि उसने अब तक मेरी 2 क्लास ली है, तो इसमें क्या कुछ ज़्यादा स्पेशल बात है जो मैं तुम्हें बता दी। तो जल्दी से वो टॉपिक चेंज करते हुए सभी को ड्रिंक टोस्ट करने बोलता है। फिर शू नोटिस कर रही होती है कि चैन यहाँ मैसेज में लिन से बातें करने में बिजी हो गया है। वो दोनों एक दूसरे को मैसेज कर करके खुश हो रहे होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग अभी यहाँ से कौन से होटल जाएंगे। शू इन लोग को देखकर बहुत गुस्सा हो रही होती है तो वो बस फ्रूट खा रही होती है और तभी गलती से उसे पानी का ग्लास गिर जाता है। तो तुरंत यहाँ पर जीचंग उससे अपना रुमाल देता है साफ करने के लिए और वो उसकी हेल्प भी करता है। फिर वो और जीचंग बात कर रहे होते हैं तो चैन पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। तो शू कहती है कि कुछ नहीं और फिर वो जल्दी से बाहर निकलती है और वो सोच रही होती है कि ऐसे टाइम पर ही उसे पीरियड आना था। अभी उसकी हिल्स से वो स्लिप होकर गिरने वाली होती है तो जीचंग उसे पकड़ता है और फिर वो समझ जाता है और शू से कहता है कि मेरी ग्रैंडमा की यहाँ पास में ही शॉप है तो मैं तुम्हें वहीं लेके चलता हूँ। फिर दोनों शॉप में आए होते हैं और शू अपना सामान लेने चली जाती है और जीचंग तब तक अपनी आंटी से बात कर रहा होता है और उसकी आंटी पूछ रही होती है कि तुम ग्रैंडमा से मिले कि नहीं। तो बताता है कि कल ही मिला था और मैंने उनके साथ डिनर भी किया। फिर जीचंग सोचता है कि शू जब यहाँ बिल पे करने आएगी तो उसे साथ देखकर उसे अनकंफर्टेबल लगेगा तो फिर वो बाहर चला जाता है। इतने में शू यहाँ बिल पे करने के लिए आती है तो देखती है कि उसका फ़ोन वो भूल के आ गई है। तो कहती है कि आंटी आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। तो आंटी कहती है कि नहीं इतनी ट्रबल की ज़रूरत ही नहीं। वो तुरंत ही जीचंग को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड अकेले पे करने आई है, तुम उसके बदले में आके जल्दी से पे करो। शू इस बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती है और तभी तुम्हें जीचंग आकर फिर बिल पे कर देता है। तभी जीचंग शू के कपड़े पे स्टेन नोटिस करता है और फिर जैसे ये लोग होटल पहुँचते हैं तो उसने उसके लिए तुरंत ही असिस्टेंट से एक्स्ट्रा कपड़े मंगवा लिया होता है और वो उसे कहने लगता है कि रेस्ट रूम में जाने के बजाय तुम रूम में जाके चेंज कर लो तो सही रहेगा और वो उसे कपड़े दे रहा होता है। तो शू को समझ आता है कि उसके कपड़े पे स्टेन लग गए तो वो जल्दी से फिर चेंज करने जाती है
और जाते जाते वो उसे कहती है कि वो उसे कपड़े के पैसे और उसके पैसे दोनों ही बाद में पे कर देगी। फिर जीचंग भारी वेट कर रहा होता है और तभी इतने में चैन और उसकी वाइफ लिन साथ में यहाँ पर आ रहे, तो वो जल्दी से यहाँ पर शू के रूम में आ जाता है और उसे चुप कराता है। और फिर दोनों बाहर से चैन और लिन दोनों को बात करते हुए सुन रहे होते हैं। चैन लिन से शू की बुराई कर रहा होता है कि वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है और उसे तो लोगों से हेल्प मांगना भी नहीं आता, इतनी बेकार है वो। और फिर वो लिन से कहता है कि चलो हम लोग इस प्राइवेट रूम में चलते हैं। तो जीचंग शू को लेकर अंदर वॉशरूम में आ जाता है और चैन और लिन साथ में किस करने में लगे होते हैं और उन लोग की आवाज़ इन लोग को आ रही होती है। तो शू रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर जीचंग उसके कान बंद कर लेता है, तो शू भी उसके हियरिंग एड निकाल लेती है और यहीं पर ये लोग वेट करते हैं। फिर चैन और लिन जब यहाँ से जाने वाले होते हैं तो वो लोग पहले वॉशरूम जाने के लिए उसका डोर खोलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर शू डर जाती है, पर तभी जीचंग अपनी वाइफ लिन को मैसेज करता है कि वाइफ तुम कहाँ पर हो। तो फिर वो चैन से कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा है। चैन कहता है कि लेकिन लगता है वॉशरूम में कोई है और डोर खोल भी नहीं रहा है। तो कहती है कि क्या पता खराब हो गया होगा, हम लोग चलते हैं। और फिर दोनों अपने चले जाते हैं और शू यहाँ पे रोते हुए अपने आंसू पोंछती है और इसका हियरिंग एड उसे रिटर्न कर देती है। और फिर जीचंग यहाँ रूम से बाहर आ जाता है। फिर शू अपना ड्रेस चेंज करने के बाद जब यहाँ डिनर के लिए वापस आती है तो जीचंग और चैन दोनों ही उसे देख रहे होते हैं। चैन कहता है कि तुमने ये ड्रेस अभी खरीदी हो, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। तभी लिन भी यहाँ पर शू का डिज़ाइनर कपड़े का बैग नोटिस करती है और कहती है कि ये बहुत ही फेमस डिज़ाइनर के कपड़े, और मैंने जीचंग को ये वाले डिज़ाइनर के कपड़े कभी लाने बोली थी, तो इसने तो काफ़ी बार मुझे मना कर दिया था। तो इस बारे में चैन शू से पूछ रहा होता है कि तुम इतने फेमस डिज़ाइनर को जानती हो। तो शू बताती है कि मैंने तो ये स्ट्रीट से खरीदी थी। और फिर वो तुरंत ही उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे नेक पर क्या हुआ है। तो वो बहाने करता है कि ये एलर्जी का निशान है। फिर शू यहाँ पर कह देती है कि मुझे अब घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो चैन कहता है कि ठीक है तुम घर जाके रेस्ट करो। फिर वो चली जाती है और फिर जीचंग भी इन लोग को बताता है कि उसकी कंपनी में ज़रूरी काम है और वो भी निकल जाता है। तो लिन और चैन तो यहाँ पर साथ में डिनर करते हुए एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हो रहे होते हैं। शू फिर घर आ जाती है और वो ड्रेस की फ़ोटो लेकर ऑनलाइन सर्च करती है तो उसे पता लगता है कि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा महंगी है। दूसरी ओर जीचंग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी शू से मैसेज करके पूछती है कि उसका जो ये नंबर है जिससे उसने उसे मैसेज किया था, क्या वो उसे वीचैट पे ऐड कर सकती है। तो वो उसे हाँ बोल देता है और फिर शू तुरंत ही उसे कपड़े के पैसे सेंड करके उसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू भी बोल देती है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे नींद आ रही होती है तो वो अपना फ़ोन चेक करती है कि जीचंग ने अभी तक पैसे एक्सेप्ट नहीं करा। तो वो सोचती है कि क्या वो सो गया होगा और फिर वो उसके वीचैट पर पोस्ट वगैरह चेक करने लगती है और उसे पता लगता है कि एक बार उसकी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें जीचंग भी आया था। और दूसरी ओर जीचंग भी उसके वीचैट पोस्ट वगैरह चेक कर रहा होता है। दोनों को ही एक दूसरे की काफ़ी सिमिलरिटी पता लगती है कि दोनों को कैट पसंद है और दोनों को ही प्लांट रखना भी पसंद है। साथ में वो लोग जो बुक पढ़ रहे हैं वो भी सेम उन लोग की पसंद है। फिर शू ये सब देखते हुए सो जाती है और जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि चैन तो पूरी रात घर नहीं आया। फिर इतने में शू को उसकी फ्रेंड मिया का मैसेज आता है और वो उसे कंफर्ट कर रही होती है, उसे ये समझाते हुए कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती है और वो जो भी चीज़ें अभी फेस कर रही है लाइफ में उसकी वजह से उसे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी ये डिफ़िकल्टी फेस भी ख़त्म हो जाएगा और आगे सब अच्छा हो जाएगा। शू अपनी फ्रेंड का कंफर्ट वाला मैसेज पढ़ के खुश होती है और उसे तुरंत ही थैंक यू का मैसेज सेंड करती है। फिर इसके बाद शू जब अपने होटल में काम कर रही होती है तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआईपी गेस्ट आने वाला है जिसका उन्हें बहुत अच्छे से होटल में अरेंजमेंट करना है और उस वीआईपी गेस्ट की केयर टेकर वो होगी और उसे उसके रूम और उसकी सारी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना है। और वो लोग फिर साथ में मिलकर उस वीआईपी गेस्ट का वेलकम करने जाते हैं जो कि कोई और नहीं जीचंग होता है। तो शू उसे देखकर खुश होती है और यहाँ पर जीचंग भी फिर उसे देख रहा होता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, वो लोग फिर मिल गए। फिर वो उसे उसका रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है और बताती है कि उसकी चॉइस के हिसाब से सारी रूम की अरेंजमेंट हो गई है और इसे अगर कुछ भी कमी लग रही है तो वो बता सकता है। और शू बताती है कि उसकी फ्रेंड मिया जो है वो और ये दोनों साथ में इस रूम के केयर टेकर हैं, तो कुछ भी चाहिए रहेगा तो वो उसे भी बता सकता है। फिर शू यहाँ से चली जाती है और जीचंग का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि बॉस काफ़ी देर से आपकी वाइफ का कॉल आ रहा है और वो आपसे बात करना चाहती है। तो जीचंग फिर अपनी वाइफ लिन से बात करता है। वो उसे कह रही होती है कि क्या तुम इसलिए गुस्सा हो गए कि मैं तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हारे साथ डिनर पे चली गई और इस वजह से तुम होटल में रहने चले गए। तो वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद बताऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ। और ये बोलकर वो उसका कॉल कट करता है और फिर जीचंग अपने असिस्टेंट को कुछ दिन बाद की अपनी और लिन की फैमिली की एक फैमिली डिनर मीटिंग अरेंज करवाने के लिए बोलते हैं। फिर वैकेशन की छुट्टी होती है कल से, तो इसलिए मिया शू से पूछ रही होती है कि हम लोग बाहर ट्रिप पर घूमने चले। तो शू बताती है कि उसने काफ़ी टाइम से अपनी मॉम से नहीं मिली है, तो वो अब वैकेशन अपनी मॉम के साथ गुजारना चाहती है। और फिर शू अपनी मॉम से मिलने के लिए विलेज आ जाती है और वो डायरेक्ट यहाँ उनसे मिलने के लिए फील्ड में पहुँचती है। तो उसकी मॉम उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज होती है और खुश हो जाती है। और फिर यहाँ शू की मॉम उसे बता रही होती है
कि अब वो यहाँ पर आ गई है तो वो उसकी पसंद की बहुत सारी डिशेस बनाएंगी और साथ ही में उसके इन लॉस को देने के लिए भी कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करेंगी। तो शू सोचती है कि उसकी मॉम उसकी शादी से कितनी खुश है, तो वो उन्हें कैसे बता सकती है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। फिर वो कहती है कि मॉम मुझे बोनस मिला है, और फिर वो अपने पैसों का कार्ड उन्हें दे रही होती है। उसकी मॉम लेने से मना करती है कि नहीं नहीं उनके पास पैसे, तो भी शू पकड़ाती है कि इससे वो अपनी कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें ले सकती है। तो उसकी मॉम मान जाती है और फिर कुछ दिन शू यहीं पर ही रहती है और फिर उसकी वैकेशन ख़त्म हो जाती है तो वो यहाँ से जाने के लिए निकल रही होती है और जाने से पहले वो उन्हें हग करके अच्छे से गुड बाय करती है। फिर शू जब अपने होटल आती है तो उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वो जाते हुए बैग का सारा सामान चेक कर ले। तो शू फिर एक जगह बैठ के बैग में से सारी खाने की चीज़ें निकालती है, साथ में एक पेपर के अंदर बहुत सारे पैसे भी रखे होते हैं। तो शू ये देखकर अपनी मॉम को याद करने लगती है और फिर वो तुरंत ही उनके वॉइस नोट को सुनती है जिसमें उसकी मॉम ने उसे बताई होती है। फिर उन्होंने उसका कार्ड भी रिटर्न कर दिया और उसके बैग में डाल चुकी है। वो बताती है कि असल में उनके पास पैसे हैं और उन्हें अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो काम करती है उससे भी वो थोड़े पैसे बचा लेती है और यही वो पैसे उन्होंने उसके पास रखी है। शू की मॉम उसे समझा रही होती है कि तुम्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, सिटी में रहना कितना मुश्किल होता है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो कितने ज़्यादा खर्चे हैं, इसलिए तुम्हें अपने लिए ये सब पैसे रखने चाहिए। हाँ माना चैन की फैमिली थोड़ी हमसे ज़्यादा अमीर है, लेकिन अगर तुम उसके पैसे यूज़ करोगी तो फिर उनके सामने तुम अपना सर उठा के कैसे जियोगी, इसलिए पैसे अपने ऊपर लगाओ और अच्छे से जियो। तो फिर शू बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और तभी ऊपर से जीचंग उसे देख रहा होता है और वो सोचता है कि क्या वो अभी भी अपने हस्बैंड की वजह से रो रही है। तो फिर वो उसे चुप कराने जाना चाह रहा होता है पर सोचता है कि नहीं, अगर वो ऐसे जाएगा तो फिर वो कितना ऑकवर्ड फील करेगी। फिर वो याद करता है कि शू ने उसे बताई थी कि उसकी जो फ्रेंड मिया है वो भी उसकी रूम टेकर है और दोनों पार्टनर है। तो फिर वो उसे कॉल करके बुलाता है और उसे बताता है कि मुझसे गलती से विंडो के बाहर वॉच गिर गई है, तो तुम प्लीज़ जाकर ढूंढ के ले आओ। और वो अपना रुमाल उसे दे देता है और कहता है कि इसे साथ लेके जाओ, शायद कुछ काम आएगा। फिर मिया जब वॉच ढूंढने जाती है तो शू को रोता हुआ देखकर जल्दी से वो उसे चुप कराने लगती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो गुस्सा आने लग जाती है कि क्या उस कमबैक ने तुम्हें रुलाया। वो यहाँ पर फिर उसे जीचंग का रुमाल भी दे देती है और कहती है कि ये लो अपने आंसू पोंछो। तभी फिर शू रोना बंद करती है और उसे कहती है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मैं चैन से डिवोर्स लेके रहूँगी। फिर वो सोच रही होती है कि उसकी मॉम चाहती है कि वो एक सेफ और हैप्पी लाइफ जिए और चैन ने तो उसे बस हर्ट किया, तो वो आगे उसे ऐसे कंटिन्यू करने नहीं दे सकती है। शू की बातें सुनकर मिया खुश हो रही होती है और शू से बताती है कि जब वो अपनी मॉम से मिलने गई थी तो उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि वो सभी के सामने ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे फिर वो बस झूठा स्माइल करने का नाटक करेगी और अंदर से और भी ज़्यादा रोएगी। वो कहती है कि वैसे भी इसमें क्लियरली मिस्टेक उसकी है, तो अगर लोग इस बारे में बात करेंगे भी तो वो उसके ऊपर हंसेंगे ना कि मेरे ऊपर। और फिर शू तुरंत ही चैन को कॉल लगाती है और हम देखते हैं कि चैन लिन के साथ होता है। शू कॉल पर उसे कह देती है कि वो उससे मिलकर कुछ बात करना चाहती है। तो चैन कहता है कि आज तो वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया है और वो होटल में रुकने वाला है। शू कहती है कि हाँ आप मिल के बात करेंगे और फिर वो कॉल कट करती है। तब यहाँ पर लिन चैन से डिस्कस करने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ को पता लग गया होगा हमारे अफेयर के बारे में। चैन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया होता तो वो लोग ऐसे शांत थोड़ी ना बैठते। फिर हम देखते हैं कि शू अपनी फ्रेंड को उसका रुमाल रिटर्न कर रही होती है और कहती है कि वैसे ये किसी मैन का हैंडकरचीफ है ना। तो मिया उससे बता देती है कि ये असल में मुझे मिस्टर जीचंग ने दिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं उनकी वॉच ढूंढ कर ला के दे दूँ। तो शू ये सुनकर फिर जीचंग की विंडो की तरफ देखने को कहती है तो वो जल्दी से छुप जाता है और जब तक शू और उसकी फ्रेंड चले नहीं जाते तब तक वो झाँक कर देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि चैन जब घर पहुंचता है तो देखता है कि शू उसका इंतजार कर रही होती है, पर अभी वो उसे हस्बैंड बोलते हुए वेलकम नहीं करती और ना उसने उसके लिए पहले की तरह खाना बना के रखी होती है जैसे वो हमेशा करा करती थी। इस बारे में वो याद करता है और फिर शू के पास आकर उसके सर पे टच करते हुए पूछने लगता है कि वाइफ क्या हुआ है, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या कुछ हुआ है? देखो अगर तुम काम से परेशान हो ना तो तुम आराम से छुट्टी लेकर घर में रह सकती हो, मॉम भी यही चाहती है कि तुम अच्छे से फैमिली का ख्याल रखो। तो शू उससे बताती है कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो वो हंसकर कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। तो शू कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, जब मैंने तुमसे शादी करी थी तभी भी मैं सीरियस थी और अब डिवोर्स लेने जा रही हूँ तो भी मैं सीरियस हूँ। तो चैन कहता है कि क्यों, कल बस मैं घर नहीं आया इस वजह से, मैंने बताया ना कल मैं बहुत ही ड्रंक था। तो शू से कहती है कि तुम्हारे जो वीचैट के पोस्ट रहते हैं वो भी सिर्फ एक ही पर्सन के लिए रहते हैं, उसी लड़की के लिए, और तुम कितने अच्छे से चीटिंग कर लेते हो। तो फिर वो कहता है कि देखो मुझसे मिस्टेक हो गई है लेकिन मैं हमारी फैमिली नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उससे मनाने लग जाता है कि तुम्हें बेबी चाहिए था ना, हम लोग बेबी कर लेते, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शू तुरंत ही उससे दूर करती है और कहती है कि तुमने सोचे भी कैसे कि तुम इस तरीके के गंदे हो चुके हो और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी। अगर तुम्हारी जगह मैंने आज चीट करी होती तो क्या तुम सब सह के लेते और मुझे एक्सेप्ट करते।
वो उसे क्लियरली कह देती है कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ चुके हो, और अगर अभी भी मैंने तुम्हें माफ़ करी ना तो मैं खुद को फेस नहीं कर पाऊंगी। और फिर वो यहाँ पर उसकी वेडिंग रिंग भी निकाल के रख देती है और उसे कहती है कि नेक्स्ट मंडे को हम लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट रजिस्टर करने के लिए, और तब तक इन दिनों में तुम प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में सोच लेना। और फिर वो अपना लगेज और प्लांट उठा के इस घर से निकल के चली जाती है। और फिर वो बाहर आकर अम्ब्रेला के साथ बारिश एंजॉय करते हुए अपनी फ्रेंड मिया का वेट कर रही होती है कि वो उसे पिक करने आ रही होगी। और तभी यहाँ पर जीचंग की कार रुकती है और वो शू से बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें पिक करने आया हूँ। शू काफ़ी शौक होती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड मिया भी कार में बैठी है, तो फिर वो भी आके बैठ जाती है और उसे मैसेज करके पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो मिया उसे बताती है कि मिस्टर जीचंग को पता लग गया था कि मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो वहीं पर ही जा रहे हैं, तो तुम्हें पिक कर लेंगे, तो इसलिए फिर मैं मना कर ही नहीं पाई। और फिर मिया शू से मिंट की लीफ मांग रही होती है ताकि वो थोड़ा होश में आ जाए। और वो फिर असिस्टेंट से भी पूछती है कि क्या तुम्हें भी चाहिए, वो उससे भी शेयर करती है। तो फिर शू देखती है कि जीचंग को भी चाहिए होगा, तो वो उसे तोड़ कर दे रही होती है। और फिर उसके बाद जीचंग शू और मिया को या उन लोग के होटल तक आके छोड़ देता है। और फिर जब वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बहुत, सब मैं चलता हूँ। तो मिया सुन लेती है और शू से कहती है कि यानी मिस्टर जीचंग कोई बाहर नहीं जा रहे थे और वो तो हमारी हेल्प करने के लिए आए थे। शू सुनने के बाद फिर पीछे मुड़कर जीचंग को बाय बोल देती है। और फिर वो और मिया जब यहाँ खाना खाने बैठते हैं तब इन लोग को जीचंग के रूम के काम के लिए कॉल आती है। तो मिया अपसेट हो जाती है कि अब तो खाने के बीच में जाना पड़ेगा। तो शू कहती है कि एक काम करते हैं, तुम खाओ, मैं चाहती हूँ, मुझे वैसे भी भूख नहीं लगी। तो मिया खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शू जीचंग तक वो डॉक्यूमेंट डिलीवर करने जाती है जो उसने उससे मंगाया था। तभी जीचंग जस्ट अपना शावर लेकर अपना ड्रेस पहन कर ही आया होता है, तो उसने हियरिंग एड नहीं पहना होता है। वो शू से कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्यों ना तुम अंदर आ जाओ। शू फिर अंदर आ जाती है और देखती है कि उसके पास भी मिंट का प्लांट है। फिर वो उसे ये डॉक्यूमेंट दे देती है जो उसने मंगवाया था। फिर वो उसे उसके कुछ मिनट्स मांगती है और उसे पैसे देने लगती है और बताती है कि आपने वो कपड़े के पैसे मुझसे ऑनलाइन एक्सेप्ट ही नहीं करे थे, तो क्यों ना आप कैश में ले लो। और वो पैसे के साथ साथ वो उसे हैंडकरचीफ भी दे देती है और वो अब तक की उसकी सारी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोल रही होती है। और उसे वो अपनी मॉम की बनाई हुई कोई डिश दे रही होती है और कहती है कि लेकिन वैसे आप तो 5 स्टार होटल वाली डिश खाते हैं, तो अगर आपको ये नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। पर तभी जीचंग उसे ले लेता है और कहता है कि मैं ज़रूर खाऊंगा। फिर इतने में शू को अपनी मदर इन लॉ की कॉल आ रही होती है, तो वो जल्दी से अपना फ़ोन बंद करती है और जीचंग से कहती है कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ। और फिर वो रूम से बाहर निकलते हुए अपनी मदर इन लॉ से कॉल पे बात करते हुए जा रही होती है और जीचंग भी सुन लेता है। ये शू उनसे कह रही होती है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और मुझे पता है कि आप मेरा अच्छा चाहती हो, लेकिन आप चाहे जो मना लो मैं नहीं मानने वाली, ऐसे बोलते हुए चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जीचंग ये सब सुनने के बाद यहाँ पर शू की दी हुई सारी चीज़ों को देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तब यहाँ पर जीचंग उसका टिफिन उसे रिटर्न कर रहा होता है और फिर वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ डिवोर्स के लिए इतने ईजीली नहीं मानेंगी। शू कहती है कि क्या, तो फिर वो कहता है कि सॉरी कल मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मदर इन लॉ की कॉल की बातें सुन लिया था थोड़ी सी। तो फिर शू उसे बताने लगती है कि उसकी मदर इन लॉ हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट करती है और वो उसकी केयर करती है। तो जीचंग उसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम उनके बेटे की वाइफ हो और आखिर तुम्हारे भी हिस्से में उनकी शायद प्रॉपर्टी है, वो इतनी ईजिली तुम्हें डिवोर्स नहीं लेने देंगी और ना ही वो तुम्हारा कोई अच्छा चाहती है। तुम्हारा कोई रिश्ता खराब करने के लिए सब नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ ताकि तुम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि वो कैसी है। और फिर शू रेस्टोरेंट में चैन और उसकी मॉम के साथ डिनर के लिए पहुंचती है, तो तुरंत ही चैन की मॉम मेन्यू लेकर कहने लगती है कि तुम क्या खाना चाहोगी, मैं वही सब ऑर्डर करती हूँ। और फिर वो शू से इस बारे में बात कर रही होती है कि चैन से मिस्टेक हो गई है, तो ऐसे गुस्सा नहीं हुआ करते, मिस्टेक्स को तो एक बार माफ़ करना चाहिए ना और एक बार चांस देना चाहिए, वो दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, यंग कपल को अच्छे से बना के रखना चाहिए। तभी शू याद करती है कि जीचंग ने उससे बताया होता है कि जब से उसने डिवोर्स लेने का उनसे बोली है तो तभी से उसकी मदर इन लॉ उसकी एने भी बन चुकी है। फिर शुया उन्हें कह देती है कि सॉरी आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन डिवोर्स में लेकर रहूंगी। तो चैन की मॉम शू से कह रही होती है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन तुम ज़रा इस बारे में याद करो कि हम लोगों ने तुम्हें ब्राइड प्राइस में कितने सारे पैसे दे चुके हैं और ऊपर से चैन ने किया ही क्या, वही मिस्टेक ना जो हर मैन करते। और सोचो तुम एक लड़की हो, अगर तुम डिवोर्स ले लोगी ना तो फिर तुम एक वर्थलेस बन जाओगी, समझी। तो शू को उनकी सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो फिर डायरेक्ट चैन से कहती है कि कल मंडे तो तुमने प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में सोच ली होगी ना, कल फिर हम लोग डिवोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए चलेंगे। देखो अगर तुमने नहीं सोचे हो तो मैं बता देती हूँ कि ना मुझे तुम्हारी कोई कार चाहिए ना घर चाहिए, बस जितना मेरे हिस्से में बनता है उतने 2 मिलियन तुम मुझे दे देना। तो तुरंत ही चैन की मॉम मना करने लगती है कि नहीं,
मैं इस बात से एग्री नहीं कर रही हूँ। तो शू जीचंग की बात याद कर रही होती है कि उसने उसे बताया था कि चैन की मॉम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाली, क्योंकि उनके बेटे के साथ जो उनकी प्रॉपर्टी है वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो इतनी इजीली उनसे मनवाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। चैन की मॉम शू को यही सजेस्ट करी होती है कि अगर वो डिवोर्स नहीं लेगी तो फिर वो ऐसे ही उसे खर्चे के 1 लाख देंगी और उसकी काफी हेल्प भी करेंगी। शू फिर भी मना करने लगती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स लेना चाहती है और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी। तो चैन कहने लगता है कि आखिर तुम मान क्यों नहीं रही हो, मैंने बोला ना कि मुझे भी कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। शू कहती है कि वो तो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि लिन तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, इस वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर लिन सिंगल होती और वो शादीशुदा ना होती तो आज डिवोर्स में नहीं बल्कि तुम मुझसे मांग रहे होते। तो अब तो चैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शू से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज़ में मैं ही गलत हूँ और तुम सही हो। वो उसकी बहुत सारी बुराई करने लग जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। वो कहता है कि जब भी मैं काम में बिजी हुआ करता था तो तुम्हें मेरी कोई पड़ी नहीं होती थी और तुमने मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट दी नहीं हो, तो फिर आखिर तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो। शू उसकी बातें सुनकर बस रोने लग जाती है और यही सोच रही होती है कि उसे अब तक लग रहा था कि वो चैन को बहुत अच्छे समझती है और उनका जो 2 साल से रिलेशन रहा है वो अच्छा है और वो लोग खुशी से अलग होंगे। पर आज उसने अपनी असलियत दिखा दी है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और वो तो उसे गुस्से में कह देता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना तो ठीक है ले लेते हैं। तो भी यहाँ पर चैन की मॉम शू से कह देती है कि डिवोर्स वो ले भी लेगी तो भी वो प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड करके उसे नहीं देने वाली। वो उसे समझाने लगती है कि चुपचाप से तुम मुझसे 2 लाख ले लो और डिवोर्स के बारे में भूल जाओ। शू फिर वॉशरूम का बहाना करके जाती है और तभी यहाँ पर चैन की मॉम उसे पूछ रही होती है कि अगर ये नहीं मानेगी तो हम क्या करेंगे। तो चैन कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, डिवोर्स फाइल करने के लिए लॉयर की ज़रूरत होती है और ऊपर से इसके पास थोड़ी ना मेरे खिलाफ कोई खास एविडेंस होंगे और ना ही ये कोई अच्छा लॉयर अफोर्ड कर सकती है, उल्टा हम अमीर है, हम इससे अच्छे लॉयर अफोर्ड करके इसे हरा देंगे। तो ये सुनकर चैन की मॉम खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ शू वॉशरूम में आने के बाद अपने आप को शांत कर रही होती है। उसे बहुत बुरा लगा होता है चैन की मॉम की असलियत भी जानकर। वो उन्हें अच्छी समझती आ रही थी पर आज उसे पता चल गया कि वो झूठा माफ़ी का नाटक करके उसे बस चैन से डिवोर्स ना करवाने के लिए मनाना चाहती थी ताकि उन्हें प्रॉपर्टी उसे डिवाइड करके देना ना पड़ जाए। शू याद करती है कि जीचंग ने उसे बोला था कि अगर कभी उसे लॉयर की ज़रूरत हो तो वो उससे बात कर सकती है। तो शू इस बारे में उसे मैसेज कर देती है कि उसे एक लॉयर की ज़रूरत है तो क्या वो उसकी हेल्प करेगा। तो जीचंग उससे तुरंत ही हाँ का मैसेज करता है तो शू खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीचंग भी इसी होटल में अपनी वाइफ लिन और उसके पेरेंट्स को डिनर पे बुलाया होता है और वो डायरेक्ट उन्हें डिवोर्स एग्रीमेंट दे देता है और वो लिन को अपने पेरेंट्स को खुद बताने बोलता है कि उसने क्या करी है। तो फिर वो अपने पेरेंट्स के सामने मान लेती है कि उसने जीचंग को चीट कर दी है। तो फिर वो लोग तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि उसने अपनी शादी खुद ही ख़राब कर ली। और फिर शू यहाँ वॉशरूम से आने के बाद यहाँ वापस आके बैठती है तभी उसे जीचंग का मैसेज आ जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए लॉयर से बात कर लिया, तुम डायरेक्ट अब उसे कॉन्टेक्ट कर लेना। और फिर शू यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव करते हुए चैन और उसकी मॉम को कह देती है कि वो लोग समझते क्या है जो सिर्फ 2 लाख देकर उसका मुंह बंद करवा देंगे। वो कहती है कि तुम लोग के अंदर इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए आ रही है ना क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास ना कोई एविडेंस है और ना मैं अच्छा लॉयर अफोर्ड कर पाऊंगी, है ना। तो चैन की मॉम बड़ी खुश हो रही होती है कि सच में उसके पास एविडेंस नहीं होंगे। तब यहाँ पर शू इन लोग को फ़ोटोज़ दिखा देती है कि उसके पास चैन और लिन की सारी फ़ोटोज़ वगैरह है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। और शू यहाँ पर उन लोग से कह देती है कि अब डिवोर्स सेटलमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बिल्कुल कोई बात नहीं करूँगी, अब मेरा लॉयर ही आपसे इस बारे में बात करेगा। और ये सब सुनाकर वो चली जाती है। और तभी इतने में जीचंग भी यहाँ पर लिन और उसके पेरेंट्स से डिवोर्स की बातें करके निकल रहा होता है और वो दोनों बाहर निकलते हुए फिर एक दूसरे को देखते हैं और शू नोटिस करती है कि लगता है अब उसने अपनी वाइफ और उसकी फैमिली से डिवोर्स के बारे में कन्फ्रंट किया है। और जीचंग भी देख रहा होता है कि शू के भी हस्बैंड और उसकी मॉम के बीच में लगता है झगड़ा चल रहा है और फिर दोनों एक दूसरे को इशारों में बाय करते हुए चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे वो लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर पहुंचते हैं अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। एंड शू से कहने लगता है कि अब डिवोर्स रजिस्टर हो गया तो अब तुम ये सब करके खुश हो। तो शू कहती है कि तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बड़ा थैंक यू, तो अब 1 महीने बाद डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए याद से आ जाना। तो फिर चैन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर लिन और जीचंग भी अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाने के लिए अंदर जा ही रहे होते हैं। तभी लिन उससे पूछती है कि डिवोर्स के बाद हम लोग फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। तो वो मना करता है कि बिल्कुल नहीं, ये सही भी नहीं होगा और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर लिन अंदर चली जाती है और जीचंग पीछे मुड़कर शू को देख रहा होता है। फिर इसके बाद शू अपना माइंड ठीक करने के लिए बाहर जा रही होती है और वो अपनी फ्रेंड से कॉल पे भी बात करती है। तभी यहाँ बार के बाहर शू को जीचंग भी मिल जाता है और दोनों फिर साथ में अंदर जाते हैं। और फिर शू और जीचंग कोइंसिडेंटली सेम टाइप की ड्रिंक ऑर्डर करते हैं
और फिर शू जीचंग से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी वाइफ के बारे में बताई ना होती तो तुम्हारा और उसका आज से डिवोर्स ना हो रहा होता। तो जीचंग कहता है कि डिवोर्स तो होना ही था, आज नहीं तो कल, और मैं तो तुम्हें उल्टा इसके लिए थैंक यू करना चाहता हूँ। और फिर वो शू से पूछता है कि एक और ग्लास ड्रिंक करे, तो शू हाँ बोलती है। और फिर वो जीचंग से इस बारे में पूछती है कि उसकी वाइफ के साथ शादी कैसे हुई थी, और क्या इससे पहले उसे कभी अपनी वाइफ और चैन के बारे में पता नहीं चला। तो जीचंग बताता है कि असल में उसकी और उसकी वाइफ की अरेंज मैरिज हुई थी, और शादी के बाद वो काम में काफ़ी बिजी रहता था, तो इसलिए उसे कभी पता ही नहीं चल पाया। और वो शू से कहता है कि लेकिन इसमें मेरी भी गलती है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरी हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से मेरी फैमिली मेरे लिए काफ़ी परेशान रहते थे। उन्होंने जब मुझसे अरेंज मैरिज के बारे में डिस्कस किए तो मैं तुरंत मान गया, इसलिए मुझे उसके बारे में पहले से कभी पता ही नहीं था। और फिर वो शू से पूछता है कि तुम्हारा कैसे हुआ। तो शू भी इस बारे में बताती है कि उसकी मॉम चाहती थी कि उसकी जल्दी शादी हो जाए, तो उन्होंने उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई थी। और वो जब चैन के साथ एक दो बार ब्लाइंड डेट पड़ गई, उसके बाद ही उन लोगों ने डिसाइड करे कि वो लोग एक दूसरे के लिए सूटेबल है, तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए। और फिर 2 ग्लास में शू बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और कहने लगती है कि मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। पर तभी इतने में वो जीचंग से टकरा जाती है, तो कहता है कि देखो तुम बहुत ही ड्रंक हो, तो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ और उनको पहले मैं बिल पे कर देता हूँ। फिर जैसे ही जीचंग जा रहा होता है तो शू जल्दी से उसे हक करती है, तो जीचंग सोचने पड़ जाता है कि क्या ये मुझे अपना हस्बैंड समझ रही है। फिर यहाँ पर शू उसका फेस भी टच करने लगती है और कहती है कि तुम क्या कहते हो, अब्रॉड में वो लोग इस तरीके से ही मिले होंगे ना। तो जीचंग सोचता है कि यानी ये बस एक्ट करके देख रही है कि चैन ने इसे कैसे चीट किया होगा। और फिर शू यहाँ जीचंग को किस भी करने जा रही होती है। फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है और मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जैसे ही शू को होश आता है तो वो देखती है कि वो यहाँ होटल रूम में और उसके ड्रेस भी चेंज है। तो वो काफ़ी शौक होती है कि क्या जीचंग ने चेंज किया होगा। तभी इतने में शू की फ्रेंड यहाँ आई होती है उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक लेकर। तो शू से पूछती है और उसे पता लगता है कि असल में मिया ने उसकी ड्रेस चेंज करी थी। तो फिर वो खुश होती है। तभी मिया उसे कहती है कि तुम्हें याद है कल तुमने ड्रिंक करने के बाद क्या क्या हरकतें करी हो। उसे याद दिलाती है कि जीचंग को तुमने कितनी सारी गालियाँ सुनाई हो। तो शू को इस बारे में याद आने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जीचंग शू को साथ लेके जा रहा था और वो इतनी ड्रंक थी कि उसे कह रही थी कि तुम सारे मैंने एक जैसे होते हो, चीटर कहेंगे, और उसे कितने सारे बुरे बुरे वर्ड्स कह रही थी। अब शू को ये सब याद आता है तो वो कहती है कि मैंने ये सब करी हूँ। तो मिया कहती है कि ऐसे भी इतना ही नहीं, तुमने कल वॉमिटिंग भी कर दी थी। तो शू कहती है कि क्या मैंने जीचंग की कार में वॉमिटिंग कर दी। तो मिया बताती है कि नहीं, उसके कपड़े में। तो शू को याद आ जाता है कि कल वो कैसे पीछे पड़ गई थी कि वो जीचंग के पॉकेट में वॉमिटिंग करेगी। वो लोग उसे रोक भी रहे थे पर उसने करके ही मानी थी। अब शू को ये सब याद करके थोड़ा एम्बेरस फील होता है। फिर यहाँ पर मिया उसे इस बारे में कहना चाह रही होती है कि वैसे उसकी और जीचंग की जोड़ी अच्छी भी है, पर वो मन में सोचती है कि लेकिन अभी इन लोग का पूरी तरीके से डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर मिया यहाँ से बाहर चली जाती है और शू को याद आता है कि कल तो वो जीचंग को किस भी करने वाली थी। इस बारे में याद करके वो सोचती है कि उसने तो फिर तो पक्का उसे ऑफेंड कर चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीचंग यहाँ अपना ड्रेस चेंज करने वाला होता है और जैसे ही वो बटन खोलता है स्टाफ की आने की आवाज़ आती है, तो उसे लगता है कि यहाँ पर शू आ रही है, तो वो बटन नहीं बंद करता। पर देखता है कि यहाँ पर तो मिया आई होती है उसका ड्रेस उसे रिटर्न करने के लिए, और वो बताती है कि शू को अभी कहीं और का काम मिल गया, तो अभी के लिए वो ही उसका काम हैंडल करेगी रूम का। तो फिर वो कहता है कि ठीक है और उसे जाने बोलता है। फिर वो अपने कोट को देख रहा होता है, तभी उसे एक थैंक यू का कार्ड मिलता है जिसे फिर वो अच्छे से बुक में डाल के रख लेता है। और फिर जीचंग इस बारे में याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल जब वो अपनी कार से जा रहा था तो उसने अपने असिस्टेंट से सुना था कि शू की भी शादी उसी दिन हुई थी जिस दिन जीचंग की शादी हुई थी, और कोइंसिडेंटली डिवोर्स भी दोनों का सेम दिन हुआ। जीचंग कहता है कि तुम्हें उसकी शादी के बारे में कैसे पता चला। तो असिस्टेंट बताता है कि मिस शू की फ्रेंड से पता चला। फिर तभी सामने जीचंग शू को जाते हुए देखता है, तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कार रोको, मैं यहीं पे उतरूँगा और वॉक करके जाऊँगा, और हाँ तुम अपना जाओ। और फिर अपने असिस्टेंट को भेज के जीचंग शू के पीछे पीछे वॉक करते हुए जाता है और तभी वो सेम टाइम पर उसके साथ बार में पहुंचता है। फिर यहाँ पर जीचंग शावर लेते हुए इसी बारे में याद करने लग जाता है कि कल जब शू उसे किस करने जा रही थी तो उसने उसे रोक दिया था। फिर वो शावर लेने के बाद अपने कोट को वापस आके देखता है और शू को कॉल लगाकर उसे बताने लगता है कि उसका कोट उस तक पहुँच गया है। तो शू से कह रही होती है कि कल के लिए सॉरी, और फिर दोनों एक दूसरे को आगे की आने वाली लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट कर देते हैं और फिर कॉल कट करते हैं। फिर इसी के साथ ही 1 महीना ऐसे बीत जाता है काम में और दोनों को ही अपना अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इस बीच में शू और जीचंग दोनों ही एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करते हैं। शू फिर अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट अपनी फ्रेंड को दिखा रही होती है, तो दोनों साथ में खुश होते हैं। और फिर मियाँ पूछ रही होती है कि आगे का क्या उसका प्लान है। तो शू कहती है कि अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं,
बस अच्छे से मेहनत से काम करना है। लेकिन वो मियाँ को कहती है कि उसने अभी थोड़ी पैसे बचाई है और वो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए ट्रिप पर जाने का प्लान कर रही है। फिर मियाँ कहती है कि चलो मैं तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ लेती हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीचंग को भी अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शिव एक जगह पर घूमने आई होती है अकेले और वहीं पर ही वो एक गेस्ट हाउस में रुक जाती है और हम देखते हैं कि जीचंग भी उसी जगह घूमने आया होता है और दोनों वही सेम व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर शू यहाँ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है और अपनी फ्रेंड मिया से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। मिया उसे बताती है कि तुम्हें पता है जीचंग ने अभी तक होटल से चेकआउट नहीं किया है और वो होटल में आ भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सच में वो कितने पैसे वेस्ट कर रहा है। तो शू फिर इस बारे में सोच रही होती है कि वो कहाँ गया होगा और तभी शू देखती है कि जीचंग उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ है, वो भी उसे देख रहा होता है। तभी मिया पूछ रही होती है कि वैसे तुम्हें नहीं लगता उसने अपनी वाइफ को चीटिंग करते हुए पकड़ा और उसके बाद वो खुद गायब हो गया, तो कहीं उसने उसे साइलेंस तो नहीं करवा दी है। तभी यहाँ पर ये चीज़ जीचंग भी सुन रहा होता है तो शू जल्दी से कॉल कट कर दिए और फिर हम देखते हैं कि जीचंग भी सेम वही खाना ऑर्डर करता है जो कि शू ने मंगवाई होती है। तो शू फिर उसे हाय हेलो कर देती है और बताती है कि वो यहाँ ट्रिप पर आई है। तो जीचंग बताता है कि वो असल में बिजनेस ट्रिप पर आया है। फिर शू का खाना हो जाता है और वो उसे बाय बोलकर अपना चली जाती है। पर जब वो अपने गेस्ट हाउस पहुँचती है तो यहाँ पर जीचंग भी आया होता है। तो दोनों को पता लगता है कि कोइंसिडेंटली वो लोग सेम गेस्ट हाउस में भी रह रहे हैं। गेस्ट हाउस का ओनर इन लोगों को बताता है कि तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, आज हमारे इधर पार्टी चल रही है। फिर जितने भी लोग यहाँ रुके होते हैं वो सब पार्टी में आए होते हैं, जिनमें से एक कपल होते हैं और एक अकेली सिंगल लड़की होती है। और वो इन लोग से पूछ रही होती है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो या फिर यहाँ पर आके जान पहचान हुई है। तो शू और जीचंग बताते हैं कि पहले से जानते हैं और कोइंसिडेंटली यहाँ पर मिल गए। तो लड़की कहती है कि फिर तो तुम लोग की लगता है किस्मत जुड़ी हुई है। फिर ये लोग यहाँ पर एक जोड़ी वाइज पर्सनैलिटी मैचिंग वाला गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये लोग पहले उस कपल के साथ खेलते हैं। उन्हें वो लोग अलग अलग ऑप्शन देकर एक चूज़ करने बोलते हैं, जिसमें से वो दोनों ही कपल अलग अलग चूज़ कर रहे होते हैं और उनकी चॉइस सेम मैच नहीं कर रही होती है। पर जब बारी शू और जीचंग की आती है तो दोनों ही सेम सेम चीज़ बोल रहे होते हैं। तो इससे सभी को शौक लग रहा होता है कि दोनों की पसंद हर चीज़ में बिल्कुल सेम है, चाहे वो बुक की बात हो, एनिमल की बात हो या फिर कोई मूवी की बात हो या प्लांट की बात हो। तो सभी में वो लोग सेम नाम लेते हैं। तो ये सारे लोग अमेज्ड हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही वाव वाली बात हो गई। फिर शू वॉशरूम चली जाती है और वो अपने आप को फिर आने में देखते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर वो जब वापस आती है तो जीचंग उससे अपना रुमाल देता है और शू नोटिस करती है कि ये वही वाला है जो लास्ट टाइम भी उसने दिया था और तब से वो अभी तक यही यूज़ कर रहे हैं। फिर सभी मिलकर साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं और फिर जब दोनों अपने अपने रूम में आ जाते हैं तो बाहर बारिश को देखते हुए बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू अच्छे से तैयार होकर बाहर वॉकिंग करने जाने निकल रही होती है और तभी जीचंग भी बाहर आया होता है। तो शू से वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। शू कहती है कि वॉकिंग करने। तो जीचंग कहता है कि फिर साथ में चलते हैं। तो फिर ऐसे दोनों अलग अलग बहुत सारी जगह जाके घूमते हैं और साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। तो ऐसे ही 2 दिन ये लोग अलग अलग बहुत सारी जगह पे घूम लेते हैं। पर फिर एक जगह पे अचानक बहुत बारिश शुरू हो जाती है तो इन लोग को रुकना पड़ता है। जीचंग कहता है कि मैं जाकर अम्ब्रेला खरीद के लाता हूँ, तुम वेट करो। तो शू से हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि तुम ऐसे जाओगे तो भीग जाओगे, तो क्यों ना हम लोग साथ में चले। तो फिर दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ भागते हुए जाते हैं और फिर ऐसे भीग कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इस तरीके से फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके इतने खुश होते हैं कि बहुत क्लोज हो जाते हैं। और फिर जीचंग शू को किस कर रहा होता है और ऐसे ही दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं। और शू से बताती है कि अब उसका डिवोर्स हो चुका है। तो जीचंग भी उसे बताता है कि उसका भी डिवोर्स हो गया और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीचंग की नींद खुलती है तो शू यहाँ पर होती ही नहीं है और ना उसे कोई उससे मैसेज करी होती है। तो वो बस बाहर निकल के उससे आवाज़ देता रह जाता है, पर वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि वो टैक्सी से ऑलरेडी यहाँ से जाने के लिए निकल चुकी होती है। और जीचंग ने जो उसे सारे मैसेज किया होता है उसका भी वो रिप्लाई नहीं देती है। फिर जब वो ट्रिप से वापस आ जाती है और अपना काम ज्वाइन करती है तो उसकी फ्रेंड उसे देखकर खुश होती है और फिर शू से अपने और जीचंग के बारे में सब बता देती है। तो मिया बताती है कि तुम दोनों ने नाइट स्पेंड करे और उसके बाद तुम उसे छोड़कर आ गई हो और तुमने उससे मैसेज भी नहीं करी। तो मिया तो ये सब सुन के खुश हो रही होती है और पूछती है कि वैसे तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए कितना सही है, तो तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। शू कहती है कि तुम तो जानती हो कि हम लोग का रिलेशन पहले कैसा रहा है और अब अचानक से ये सब हो गया, तो इसलिए मुझे सही नहीं लग रहा था। मिया उसे समझाती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हें बस अपने आप से ये पूछना चाहिए कि तुम सच में उसे पसंद करती हो कि नहीं। अगर पसंद करती हो तो इतना समझ लो कि अब तुम दोनों ही अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, तो एक साथ हो जाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। फिर शू को अचानक से एक रिलेटिव आंटी की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसकी मॉम अभी हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में। तो शू जल्दी से भागते हुए यहाँ पहुँचती है और आंटी से पूछती है कि उसकी मॉम को अचानक से क्या हो गया।
तो आंटी कहती है कि ये तो मुझे पूरा नहीं पता है, बस तुम्हारी मॉम तुम्हारे हस्बैंड से मिली थी रास्ते में और उनके बीच में पता नहीं क्या बातें हुई कि वो अचानक से फिर इतना गुस्सा हुई और बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर इतने में नर्स यहाँ पर आकर पेशेंट की फैमिली मेम्बर के बारे में पूछने लगती है बिल पे करने के लिए। तो शू कहती है कि मेरी मॉम को क्या हुआ है। तो फिर नर्स बताती है कि ये तो नहीं पता, अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। फिर शू काफ़ी परेशान हो रही होती है, तभी उसे जीचंग की कॉल आती है। वो बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में पता लग गया है, तो मैंने उनके लिए एक अच्छे डॉक्टर का अरेंज करवा दिया, तुम फिक्र मत करो, अभी उनकी सर्जरी हो जाएगी तो वो ठीक होंगी। और फिर एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर यहाँ पर शू की मॉम के ट्रीटमेंट के लिए आए होते हैं। तो हॉस्पिटल के लोग काफ़ी शौक होते हैं कि वो कहाँ से आ गए। तो फिर वो बताते हैं कि उनके स्टूडेंट जीचंग ने उन्हें स्पेशली कॉल करके यहाँ पे बुलाया था, तो उन्हें आना ही पड़ा, वो अपने स्टूडेंट को मना नहीं कर सकते। और फिर ऑपरेशन काफ़ी सेफली हो जाता है और डॉक्टर शू को बोलते हैं कि अब उसे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसकी मॉम को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और फिर वो उसे जीचंग के बारे में कुछ बात करते हैं और फिर अपना चले जाते हैं। फिर शू की मॉम को जब होश आ जाता है तो उसकी मॉम उससे काफ़ी गुस्सा होती है कि उसने उन्हें डिवोर्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताई और इतनी बड़ी बात उनसे छुपा के रखी। तो शू अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश कर रही होती है कि अभी वो बीमार है, तो इसलिए उन्हें इतना हाइपर नहीं होना चाहिए। फिर शू अपनी फ्रेंड मिया से बात करने के लिए बाहर आती है और मिया उसे बताती है कि असल में उसने उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए जीचंग के असिस्टेंट से बात करी थी, क्योंकि वो भी डॉक्टर है, पर उसे नहीं पता था कि वो डायरेक्टली इस बारे में जीचंग को बता देगा। मिया कहती है कि वैसे मैंने सुनी थी कि जीचंग कल तुमसे मिलने भी आया था, पर उसने तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं किया और वहाँ से चला गया। तो शू को याद आता है कि कल उसे किसी ने कोर्ट से कवर किया था, तो उसे लग रहा था कि नर्स ने करी है, तो वो समझ जाती है कि यानी वो जीचंग था। मिया बताती है कि वैसे तुम्हें पता है जिस हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम एडमिट है ना, उस हॉस्पिटल में जीचंग को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश किया था, और उस टाइम पर वो इतना यंग और इतना कामयाब डॉक्टर था, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से उसकी जान तक जाने वाली थी। तो उस इंसिडेंट के बाद वो वापस दोबारा कभी उस हॉस्पिटल में नहीं गया। तो शू यहाँ पर फिर जीचंग के प्रोफेसर की कही हुई बात को भी याद करती है, जो कि वो उसे थैंक्स कर रहे थे कि उनके स्टूडेंट जीचंग ने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ पर वो कभी नहीं आया था। लेकिन वो शू से कहते हैं कि तुम ज़रूर उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी, तभी तो उसने तुम्हारे लिए मुझे कॉल किया, नहीं तो वो इतना ज़िद्दी था कि मुझे कॉल भी नहीं कर रहा था। तो शू फिर अपनी फ्रेंड मिया से कॉल पे बात करने के बाद जीचंग को थैंक यू वगैरह का मैसेज कर देती है और फिर वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद उनके साथ घर पे आ जाती है। और फिर वो अपने रूम में आकर अपना फ़ोन देखते हुए जीचंग के मैसेज का इंतजार कर रही होती है, सोच रही होती है कि वो अभी तक उसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो बारिश का फोटो लेकर उसे सेंड करने जा रही होती है। इतने में जीचंग उसे मैसेज करता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और अभी वो काम से फ्री हुआ, तो उसने फ़ोन चार्ज करने के बाद देखा। शू तुरंत ही फिर उसे कॉल कर देती है, तो वो उसका कॉल उठा के कहता है कि तुमने अचानक से कॉल कर दी, मैं बहुत ही नर्वस हो गया था। फिर वो बताता है कि वो संडे को फ्री रहेगा, तो क्या वो लोग मिल सकते हैं। तो शू तुरंत ही मान जाती है कि हाँ मैं भी फ्री हूँ। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें बारिश देखना है, मेरी इधर बारिश हो रही है। तो जीचंग हाँ कहता है, तो फिर वो उसे वीडियो कॉल करके दिखा रही होती है और फिर उसे कहती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो जीचंग तो उसे देखकर ब्यूटीफुल कह रहा होता है। फिर शू कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं संडे को मिलकर तुमसे क्या बोलना चाहूँगी। तो जीचंग कहता है कि बस मुझे डर है कि तुम कहीं ऐसा ना बोलो कि उस रात जो भी हमारे बीच में हुआ वो हम प्रिटेंड करें कि कुछ भी नहीं हुआ। तो शू उसे कन्फेस करती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो लोग ऐसा सोचे। जीचंग ये सुनकर फिर शू की तरफ देखने लगता है और शू से कहती है कि इससे पहले तुम बोलो कि मैं तुम्हें एक चांस दूं या फिर हम लोग साथ में ट्राई करें, उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो जीचंग उससे कन्फेस करता है, उसे आई लाइक यू बोलता है और उसे कहता है कि फिर अब तुम मुझे एक चांस दे रही हो कि नहीं। तो शू कहती है कि ये तुम ही गैस करो, और वो कॉल कर करके बहुत ही हंस रही होती है और दूसरी तरफ जीचंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और शू को तो इसी बारे में सोच सोच कर नींद ही नहीं आ रही होती। फिर जब वो सुबह उठती है तो जीचंग यहाँ उसके घर के पास ही उससे मिलने आ जाता है और शू से कहता है कि मैं गैस नहीं कर पाया, अगर तुम्हें मेरा जवाब चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे एक अच्छा कन्फेशन देना होगा, ठीक है। जीचंग सोच नहीं पा रहा होता है तो शू अपनी विंडो बंद कर लेती है। जीचंग तुरंत ही उसे कॉल करके उसे एक्सप्लेन करता है कि वो उतना ज़्यादा रोमांटिक टाइप का नहीं है कि रोमांटिक पोएम लाइन्स बना सके, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी फीलिंग्स उसे कन्फेस करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर शू अपने घर के दरवाजे पर आती है और उसे कहती है कि वो संडे को उससे अपना जवाब देगी। तो कहता है कि संडे आने के लिए पूरे 42 आवर्स बचे, मुझे इतना वेट करना होगा। और फिर ऐसे बोलकर वो दरवाज़ा बंद करने जा रही होती है और तभी जीचंग को पास आने बोलती है और फिर जल्दी से उसे किस करके दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो वो फिर बाहर से नॉक करते हुए पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो शू से मैसेज कर देती है कि आप संडे को मिलते हैं। तभी वो उसे बताता है कि तुम्हारे घर के बाहर मैंने फ्रूट रखा हूँ, उसे उठा लेना। तो शू दरवाज़ा खोलती है और वो टिफ़िन उठाती है और तभी अचानक से जीचंग वहाँ पर आकर उसे किस कर लेता है और कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। फिर वो चला जाता है और शू जल्दी से अपने घर के अंदर आती है, खुश हो रही होती है। फिर शू और उसकी मॉम भी अच्छे से जब बात करते हैं तो उनकी बीच की चीज़ें भी क्लियर हो जाती है और शू अपनी मॉम को सब बता देती है। तो उसकी मॉम उसके लिए अब खुश होती है। और फिर नेक्स्ट डे रात को जीचंग शू को मैसेज करता है कि वो उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। तो फिर वो अच्छे से मेकअप करके उसे मिलने पहुँचती है और कहती है कि अचानक से उसे मिलने बुलाया।
तो जीचंग कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से जल्दी मिलना चाहता था। शू कहती है कि क्या पता अगर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दी तो जीचंग कहता है कि फिर से मैं कन्फेस करता। फिर दोनों साथ में घूमने जाते हैं और उसके बाद जीचंग शू को उसके घर लाकर वापस छोड़ देता है और दोनों यहाँ से गुड बाय करने में बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे होते हैं। और घर के अंदर जाने से पहले शू जल्दी से जीचंग को किस करती है और फिर जाती है। फिर जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है तो शू अपने घर से अपनी मॉम को बाय बोल के निकल रही होती है और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो फाइनली कितनी खुश नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर शू को पिक करने के लिए जीचंग आया होता है तो वो काफ़ी सरप्राइज होती है। और फिर शू जब काम पर पहुँचती है तो अपनी फ्रेंड मिया को बता देती है कि अब वो और जीचंग फाइनली डेट कर रहे हैं। तो मिया ये गुड न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर शू और जीचंग साथ में रेस्टोरेंट में डिनर करने गए होते हैं। जब ये लोग यहाँ से हाथ में हाथ पकड़े हुए निकल रहे होते हैं तभी जीचंग की एक्स वाइफ लिन यहाँ पर आ रही होती है। तो शू जल्दी से जीचंग का हाथ छोड़ के पीछे हो जाती है क्योंकि लिन उससे बात कर रही होती है, पर यहाँ जीचंग उससे कोई रिप्लाई नहीं देता और वो जल्दी से जाकर शू का हाथ पकड़ता है और लिन को इग्नोर करते हुए शू के साथ चला जाता है। फिर इसके बाद शू अपने घर पहुँचती है और वो जीचंग का दिया हुआ जब लेटर पढ़ती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि जीचंग उसे काफ़ी टाइम से लाइक कर रहा है। फिर तो वो तुरंत ही जीचंग को कॉल करके उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है और फिर यहाँ पर दोनों ही बारिश में मिलते हैं। और फिर शू यहाँ जीचंग को सेड्यूस करने लगती है और कहती है कि क्यों ना हम होटल चले, और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। और शू इस बारे में जीचंग को सॉरी बोलती है कि जब वो लोग रेस्टोरेंट से निकल रहे थे और लिन सामने आ गई थी तो उसने उसका हाथ छोड़ दी थी। वो कहती है कि शायद मुझे ब्रेव बनना चाहिए था, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो जीचंग कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शू को फील होता है कि चैन ने कभी उसे इतना अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं और वो फील करी होती है कि वो जीचंग के साथ इतनी खुश है, अगर वो पहले ही उसे मिल गया होता तो कितना अच्छा होता। फिर शू जब अपने होटल में काम करने गई होती है तो जीचंग ने उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर सेंड किया होता है। शू बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसकी फ्रेंड मिया उसे एक वीडियो दिखाती है जिससे शू को पता लगता है जिस बंदे ने जीचंग को जहर दिया था वो जेल से छूट कर आ गया है और कल वो जीचंग से मिलने भी गया था। तो शू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि जीचंग कल इसी वजह से परेशान था, पर वो इस बारे में पता ही नहीं कर पाई। फिर हम देखते हैं कि जीचंग यहाँ क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है और शू फिर उसे कॉल करती है और कहती है कि कल वो लोग मिलेंगे क्योंकि उसकी छुट्टी है। तो फिर वो नेक्स्ट डे उसके लिए फ्लावर लेकर उससे मिलने गई होती है और यहाँ पर जीचंग ने भी उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है। फिर दोनों ब्रिज के पास वॉक करते हुए जाते हैं। शू से वो सब बताती है कि उसे सब पता लग गया है और वो उसे कम्फर्ट करना चाहती थी और शू फिर जीचंग को बता रही होती है कि उसे बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अकेला नहीं है, वो उसके पास है। और फिर वो उसे हक करने के लिए रेडी हो जाती है तो जल्दी से जीचंग उसे हक करता है और वो अब बहुत खुश होता है। तभी ये लोग देखते हैं कि चैन और लिन आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि लिन ने अब दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ ली होती है और वो चैन से ब्रेकअप करके चली जाती है। तो वो अपसेट खड़ा रह जाता है और फिर वो भी इन लोग को देख लेता है। तो शू चैन को दिखाने के लिए और यहाँ पर उसके सामने जीचंग को किस करके उसे दिखा रही होती है और उसके साथ चली जाती है। तो फिर चैन बस अपसेट रह जाता है और फिर इसी के साथ ही शू और जीचंग की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और फिर फाइनली दोनों एक साथ ही एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।